देखिए हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये फेडरल स्ट्रक्चर है इसका। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक सेंटर है, इसके अंदर कई सारे स्टेट हैं, लेकिन ये स्टेट इसके अंडर में ये गुलाम नहीं है या इसके अधीन नहीं है। ये स्टेट अपने आप में भी एक तरह से कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ चीजें स्टेट के पास है, कुछ चीजें सेंटर के पास है, और जो काम को बंटवारा हुआ है वो हमें किस में देखने को मिलता है, 7th शेड्यूल में देखने को मिलता है। और 7th शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, जिसमें एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। मतलब काम को बंटवारा बाकायदा है। ऐसा नहीं कि स्टेट केंद्र के अंडर में आता है या केंद्र स्टेट का मालिक है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों में सेंटर अथॉरिटी सर्वोपरि है, लेकिन बाकी चीज़ों में स्टेट भी अपने आप में एक तरह से ऑटोनोमस है। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली बात होती है, रोजगार देने वाली बात है, ये जो चर्चा है कि भैया रोजगार क्या है, खास कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी रोजगार की। ठीक है, मोटे तौर पे सरकारी रोजगार की। ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए हमारे साथ विडंबना ये कि हमारे देश में जो रोजगार है वो 2 सेक्टर में है, एक है फॉर्मल सेक्टर और एक है इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे। जब मैं कहता हूँ फॉर्मल कपड़े, मतलब आप शर्ट पैंट टाई सूट पॉलिश किए हुए जूते ये पहन के जाएंगे। और मैंने आपसे कहा चलो पिकनिक में चलते हैं, तब आप सूट टाई कोट पैंट नहीं पहनेंगे, तब आप टी शर्ट जींस पहन के चल देंगे। उसे कहते हैं इनफॉर्मल। तो हमारे देश में जो फॉर्मल सेक्टर है, जो हमारे पास फॉर्मल सेक्टर है, मतलब वहां पे अगर आप काम करेंगे तो समय पे आपको सैलरी मिलेगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आप बीमार पड़ गए तब भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। एक निश्चित फिक्स टेन्योर रहेगा, ऐसा नहीं कि आज नौकरी मिली है कल कोई लात मार के भगा दे। ये जो सेक्टर है इसे कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में हमारे साथ विडंबना ये है कि 10% भी नहीं है हमारे देश में। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 10 ही लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको जिनको जिनके पास सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, जिनके पास वेज की सिक्योरिटी है कि इनको पैसा मिलेगा है, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है कि उनका बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मर गए तो घर वालों को कुछ पैसा मिलेगा। ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के चोचले हैं, जबकि हम देख रहे हैं फॉर्मल सेक्टर मेरे देश में 10% से भी कम है। मतलब बचा 90% क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब ये जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके मन पे है। जैसे आपने देखा है बाजारों में साड़ी के कोई भी दुकान में कोई लड़का काम कर रहा है, छोटू नाम का, चाहे साड़ी की दुकान हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, कोई भी दुकान में उसकी कोई पगार फिक्स नहीं है। आधे घंटे लेट किया तो मालिक ने बोला कि तुझे रोज के 500 मिलते हैं, तो आधे घंटे लेट है, चल आज 300 तेरे कट गए। मतलब तो मालिक के मन पे चलता है। तो हमारे देश में बहुत बड़ा तबका जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं, नो रेगुलेशन एट ऑल। सारा खेल फॉर्मल सेक्टर के लिए है। अब ये फॉर्मल सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें हर वो सुविधाएं दे जो एक रोजगार में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप रोजगार, जब भी आपके मन में आता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें कोई एम्प्लॉयमेंट करना है, तो सबसे पहले आप उसमें आप देखते हैं कि आपके पास एक फिक्स सैलरी हो। ऐसा नहीं कि इस महीने 30,000 मिला, अगले महीने 5,000 मिल गया। सैलरी फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जो टेन्योर है, कितने साल का नौकरी है, वो पता होना चाहिए आपको। इनके आगे फिक्स लगा लेंगे अपन, है ना। और इसके अलावा सोशल जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए कि भाई अगर हम बीमार पड़ गए, हमें इलाज चाहिए, तो इलाज के लिए हमें पैसा हमारी कंपनी दे दे या सरकार दे दे। अगर हम बीमार पड़ गए, हमारे हाथ पैर टूट गए या हम मर मरा गए, तो हमारे घर वालों को जॉब दे दे और कुछ पैसा दे दे। अगर मैं मुझे कहीं आना जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे छुट्टी मिले और उसका वेतन ना कटे। ये कुछ सोशल बेनिफिट्स होते हैं। हर एम्प्लॉयमेंट में इंसान ऐसी ही उम्मीद करता है। लेकिन अभी दिक्कत ये हुई है कि कुछ हुआ है, कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। तो बदलाव किस में हुआ होगा? पहली चीज तो फॉर्मल सेक्टर में बदलाव हुआ होगा, क्योंकि इन फॉर्मल सेक्टर में तो पता ही नहीं कौन कितना काम कर रहा है। घर में काम करने वाले जो बाई है, या फिर जो बच्चों को स्कूल ले जा रहा है, या फिर जो चाय बना के पिला रहा है, या फिर जो किसी और दुकान में भी काम कर रहा है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इन सब इनफॉर्मल में आते हैं। इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि आज पगार मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, है ना, कब तक मेरे पास ये काम है, कोई है। तो हमारे पास मोर देन 90% लोग तो ऐसे ही हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में जिनका कुछ तय नहीं। और ये इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया कोविड की वजह से। लेकिन ये जो फॉर्मल सेक्टर है, इसमें क्या नई चीज आई है ये हमें देखना। तो पहली चीज मैं आपको सरकार ने क्या बोला है। सरकार ने असल में कौन सरकार ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट निकाला, एक ऑर्डर निकाला मोदी तरफ से, अब तो ये ऑर्डर पास हो चुका है, मतलब एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में सरकार ने बोला कि हम जो वर्कर्स हैं, जो कार्मिक हैं, उनको हम कितनी कैटेगरी में बांट रहे हैं, 6 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। असल में ये पहले कैटेगरी थी 5, ये 6वीं कैटेगरी जोड़ी गई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली। तो क्या क्या कैटेगरी है, अगर आप इस कैटेगरी में देखिए तो पहला है परमानेंट एम्प्लॉय, इसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय। दूसरा है टेम्पोरेरी एम्प्लॉय, कि भैया है 2-4 महीने के बाद निकाल देंगे उसको, उसको ही पता है कि 4 महीने बाद में निकल जाऊंगा। तीसरे तरह के एम्प्लॉय हैं अप्रेंटिस, जैसे जैसे आप कंपनीज निकालती है कि साल भर हमारे यहाँ अप्रेंटिस कर लीजिए, मतलब एक तरह से आप उनके यहाँ ऐसा ट्रेनिंग जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग कहना गलत होगा, वो ट्रेनिंग कभी मतलब साल 2 साल बाद परमानेंट हो जाता है। अप्रेंटिस में कोई नौकरी फिक्स नहीं होती, साल 1.5 साल 6 महीने 4 महीने की अप्रेंटिसशिप होती है। इसमें आप जाके उस जगह काम सीखिए और उसके बाद आप वहां से हट जाइए, लेकिन काम तो ये भी कर रहे हैं। अगला इसमें बताया कि प्रोबेशनर, प्रोबेशनर मतलब होता है प्रशिक्षु। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप साल 2 साल 3 साल प्रोबेशनर रहेंगे, प्रशिक्षु रहेंगे, प्रशिक्षु अधिकारी रहेंगे, ठीक है। हाँ, अप्रेंटिस को इंटर्नशिप कह सकते हैं श्रद्धा। तो प्रोबेशनर में ये है कि भाई प्रोबेशनर जो है आज या कल वो परमानेंट हो ही जाएगा, प्रोबेशनर प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। जैसे आप बैंक में सुनोगे पीओ, पीओ शब्द, पीओ मतलब क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर ही होता है, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगली जो कैटेगरी सरकार ने बनाई है वो बदली, बदली मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई दिक्कत होगी, मैं 6 8 10 महीने काम पे नहीं आ सकता, मेरा कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरे ऑफिस ने बोला यार आपका काम कौन करेगा, ठीक है हम आपको सैलरी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन किसी को तो भेज दीजिए अपनी जगह। तो मैंने बोला यार मेरा लड़का है, ये चला जाएगा और कुछ इसको दे दीजिएगा। तो इस तरह के वर्कर को बोलते हैं बदली। बदली मतलब किसी के बदले आया है लेकिन परमानेंट नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस अपने ऑफिस जाऊंगा, मेरा बच्चा घर आ जाएगा। ये भी कहीं कहीं अलाउ है। और 6वीं जो कैटेगरी अभी जोड़ी गई है वो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये एक नई कैटेगरी जोड़ी गई और इसी का सब बवाल है क्या ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब थोड़ा हम ये समझते हैं। सरकार की नजर में जो नौकरी का है या फिर जो वर्कर्स हैं वो 6 कैटेगरीज के होते हैं। 6 कैटेगरीज आप ध्यान रखिए, पहले 5 कैटेगरी होती थी लेकिन अब वो 6 कैटेगरी है। असल में सारा मसला जो है वो क्या है, हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक तो होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय। फिक्स टर्म एम्प्लॉय मतलब आप आईएएस आईपीएस बने या जैसे मैं जिस नौकरी में हूँ, हम सब लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं। मतलब एक बार हमने सिलेक्शन ले लिया तो वह हम जो भी रिटायरमेंट एज होगी, जो भी रिटायरमेंट एज होगी, कि भाई कहीं 60 ईयर्स है, कहीं 62 ईयर्स है, कहीं 65 ईयर्स है, जो भी रिटायरमेंट एज होगी, अगर मैं जिंदा रहा तब तक मैं इस उम्र तक सर्व करूंगा। इसे कहते हैं परमानेंट, सॉरी, इसे कहते हैं परमानेंट एम्प्लॉय। इसे कहते हैं परमानेंट एम्प्लॉय, स्थायी नौकरी, स्थायी, टिल रिटायरमेंट तक आप उस नौकरी में रहेंगे, ठीक है। हाँ, आपको उस नौकरी से निकाल सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं जब आप खुद बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम उद्दंडता करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे कि नौकरी मिल गई है, 5-5 साल नौकरी पे नहीं जा रहे, तब आपको निकाल सकते हैं। लेकिन वैसा सैलरी मिलेगा, टेन्योर फिक्स है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि हर दिन टेंशन लेके दिमाग में जाना है कि पता नहीं आज नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो परमानेंट जॉब जिसे कहते हैं, और परमानेंट जॉब का एक अच्छा उदाहरण है सरकारी जॉब। मतलब आप किसी को कहो कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, ऑफिसर हूँ, तो बोलेगा वाह सर आपकी तो परमानेंट जॉब है, ये एक उदाहरण चलता है, ठीक है। तो परमानेंट एम्प्लॉय को आप जानते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है वो जिसके अधीन काम करता है, मतलब जिस संस्थान में वो गया। जैसे मान लीजिए आप पुलिस विभाग में गए, आप बिजली विभाग में गए, आप पंचायत विभाग में गए, तो जिस विभाग में आप गए हैं, जिस इस्टेब्लिशमेंट में आप गए हैं, ये सरकारी प्राइवेट दोनों की बात कर रहा हूँ, जिस एस्टेब्लिशमेंट में आप गए हैं, जैसे प्राइवेट में इतना ज्यादा नहीं होता, वहां तो कोई भी निकाल देते हैं मोटे तौर पे, कुछ अच्छी प्राइवेट्स रखती हैं ऐसा। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट में आप गए हैं वो सीधे आपको पगार देता है, सीधे आपको पेमेंट देता है, इसे कहते हैं पे रोल, इसे कहते हैं पे रोल। जैसे मान लीजिए मैं जिस सरकारी कार्यालय में हूँ, मुझे मेरी जो पगार मिलती है उसमें वो चीज छपा रहता है कि आपको इस ये विभाग पगार दे रहा है या पेमेंट दे रहा है। मतलब मेरे और मेरे विभाग के बीच में कोई नहीं है। मुझे जो सैलरी मिलती है, मुझे जो पेरोल मिलता है, मैं मुझे मेरा इस्टेब्लिशमेंट देता है। ये डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, इसको अगर हटाना हो तो इसका टर्मिनेशन करना पड़ता है, और टर्मिनेशन भी बड़ा आसान नहीं होता। और ये जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, इसको जब ये नौकरी ज्वाइन करता है तो इसको पता रहता है इसका काम क्या है। जैसे अगर आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया एज डीएसपी, तो आपको पता है कि आपको डीएसपी वाले वर्क क्या है,
एक मैनुअल ह्यूमन कैपिटल एंड मैनुअल वेजेस होता है, उसमें लिखा रहता है कि आपके क्या क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको पता है, और आपको वही काम जीवन भर करना है। डीएसपी से एसपी बनेंगे, फिर एसपी बनेंगे, फिर डीआईजी आईजी बनेंगे, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि आपको किसी ऑफिस में बैठ के कोडिंग करना है, क्योंकि आपका काम अलग है, आपको पता है पहले दिन से कि आपको करना क्या है, इसे कहते हैं रूटीन वर्क। तो ये तो होता है परमानेंट एम्प्लॉय का चीज। ठीक है। दूसरा जो शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को आप आम भाषा में सुनेंगे ठेके वाली, ठेके की नौकरी आप कर रहे हैं। जैसे बहुत बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, अमूमन हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में आप सुनते होंगे कि जैसे आप किसी से मिलते होंगे या फिर आप वो बोलता होगा कि मैं, आपने पूछा आप क्या काम करते, तो उसने बोला कि मैं पुलिस विभाग में हूँ। पुलिस में तो फिलहाल नहीं, मतलब अब मैं मान लीजिए बिजली विभाग में हूँ। तो अगला सवाल पूछेगा आप सरकारी है कि ठेके में, क्योंकि अब सरकार पिछले 5 सालों में ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ये संविधान ही, ध्यान रखिएगा, इनको संविधान ही कह रहा हूँ मैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ठेके वाले जो है, इन्हें अनुबंधित भी कहा जाता है, कहीं कहीं अनुबंधित। तो ये जो लोग हैं असल में जो इस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए ए नाम का विभाग है और ये राम नाम का व्यक्ति है, तो ए राम को सीधे पगार नहीं देता, बीच में आता है एक जिसे कहते हैं ठेकेदार, या बीच में आती है एक एजेंसी। तो असल में राम को नौकरी ये एजेंसी ने दिया है, और एजेंसी को पैसा ये विभाग देता है, और एजेंसी अपना कुछ हिस्सा रखकर राम को देती है, मतलब बीच में एक बैठा है बिचौलिया टाइप का आदमी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या लेबर सिस्टम। इस विभाग को ये मतलब नहीं है कि मेरे ये राम इसी विभाग में जाके काम करेगा, लेकिन इस विभाग को ये मतलब नहीं है कि राम को पगार मिल रहा है कि नहीं, कि राम के साथ क्या हो रहा है, उसको मतलब नहीं है। इस विभाग को सिर्फ काम चाहिए। और वो कभी दिक्कत होगी तो इस ठेकेदारी, इस एजेंसी वाले को बोलेगा कि भैया इस वेंडर को, कहीं कहीं शब्द आता है वेंडर, वेंडर शब्द, इस वेंडर को बोलेगा भैया हमें ये काम चाहिए, हमें इतने सारे बच्चे चाहिए आपकी तरफ से, या इतने सारे लोग हमें आपकी तरफ से चाहिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। तो अभी तक क्या था सरकारी विभाग में, मोटे तौर पे हम दो तरह की नौकरी देख रहे थे, एक तो देख रहे थे परमानेंट एम्प्लॉय वाली, और एक देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट वाली, ये बीच में एजेंसी या ठेकेदार था। अब सरकार ने एक नया टर्म डाला है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय। फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या है? देखिए पहली चीज, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज अभी इस कैटेगरी में नहीं आई हैं, लेकिन सरकार ने एक नया टर्म जोड़ दिया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय। इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति आएगा, मान लीजिए एक नगर निगम है, मान लीजिए नगर निगम, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसने कोई भर्ती निकाली कि मुझे 50 इंजीनियर चाहिए, और उसने लिखा कि ये सारे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, यानी इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, इनका ये फिक्स टर्म एम्प्लॉय है मेरे, मतलब एक निश्चित समय के लिए मैंने इनको हायर किया है। जैसे इसने निकाला मुझे 50 इंजीनियर चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, मतलब 5 साल इनकी नौकरी रहेगी, 5 साल बाद इनको नौकरी इनकी छूट जाएगी ऑटोमेटिक, इनको पता रहेगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना कि भाई 84 डेज बाद रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो फिक्स टाइम एम्प्लॉय में क्या होगा, सरकार इनको हायर करेगी, लेकिन इनको पता रहेगा पहले दिन से कि हम कितने साल के लिए हैं यहाँ पे। इसको संविदा मत देखना अभी, संविदा बाद में रेगुलर हो जाती है, संविदा टीचर बाद में नियमित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉय है, इनको पता रहेगा पहले दिन से कि आपका टेन्योर कितना है, और इनको भी पेमेंट ये इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट देगा। इनको जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी में लिखा रहेगा कि फलाना जो नगर निगम है वो आपको पेमेंट दे रहा है, मतलब बीच में कोई वेंडर या एजेंसी नहीं है। लेकिन अंतर ये है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स टर्म में, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी, जो परमानेंट एम्प्लॉय को सुविधा मिल रही वो इनको मिलेगी। लेकिन बस ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई 22 साल की उम्र में जॉब में लग गया और वो 65 साल की उम्र में रिटायर होगा, मतलब वो 43 ईयर्स की सर्विस करेगा, 43 साल की, ठीक है। लेकिन अब कितना भी फिक्स टर्म सरकार कर लेगी, अधिकतम 5 साल की नौकरी देगी या 10 साल की नौकरी देगी मैक्सिमम। 10 साल बाद क्या होगा,
मान लीजिए वो बच्चा अभी 25 का है या 30 का है या 32 का है, 10 साल बाद जब 42 का हो जाएगा तब उसका क्या होगा? लेकिन सरकार ने बोला नहीं, हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय को सुविधाएं मिल रही वो उसको मिलेगी, जो परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही वो उसको मिलेगी, जो परमानेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटीज मिल रही वो उसको मिलेगी। लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय 60 साल या 62 ईयर्स, 65 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट, उतने साल तक वो सर्व करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसको लेकर बवाल मचा। आम जनमानस में ये हो कि सरकार में अब जो सरकारी नौकरियां होंगी वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे उतरेंगी। भाई कुछ एम्प्लॉय जो नौकरियां हैं वो तो बोल देगी सरकार ये परमानेंट जॉब है, और बहुत सारी जॉब्स को सरकार अब बोला करेगी कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये नौकरी 10 साल के लिए है, ये नौकरी 8 साल के लिए, ये नौकरी 6 साल के लिए। तो कहने को आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, सारे जलवे आपको सरकारी नौकरी की मिलेंगी, सारी पेमेंट, सारे पर्क्स, अलाउंसेस, सारी फैसिलिटीज आपको सरकारी वाली ही मिलेंगी, लेकिन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, 5 साल, 10 साल, 15 साल। ये केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला। जब केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला और हमने देखा था कि जो ये है एम्प्लॉयमेंट, ये कंकरेंट लिस्ट का है, तो कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई कानून बने, अगर कोई लॉ बने, तब तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये लॉ कौन बनाएगा? संविधान या पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। यहाँ कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बनाया, ये सेंटर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके स्टेट को दे दिया कि आप अपने स्तर पे इनको लागू कर सकते हैं। इसका मतलब कोई राज्य चाहे तो माने, कोई राज्य चाहे तो ना माने, क्योंकि दिस इज नॉट ए लॉ। ये कोई पार्लियामेंट ने इस लॉ को पास नहीं किया है, लेकिन ये आ गया है, तो इससे सरकार की मंशा दिख रही है। और हो सकता है जहां भाजपा शासित सरकार है वहां पे ऐसा हमें देखने को मिले 2-4 साल बाद व्यापम या पीएससी ऐसी भर्तियां भी निकाले, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इसको लेकर सरकार का ये कहना था कि भाई हम देखिए, इसमें क्या है, मान लीजिए राम नाम का ही व्यक्ति है। अब राम ने मान लो पुलिस की जॉब पकड़ ली एज ए डीएसपी, तो जीवन भर वो पुलिस की जॉब में क्यों रहे? क्या पता राम इससे अच्छा कंप्यूटर में काम कर सकता है, राम इससे अच्छा आर्किटेक्ट में काम कर सकता है। तो हम राम को एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई 10 साल तो पुलिस की नौकरी कर ले, फिर अगले 5 साल तो कुछ और कर लेना, अपनी हॉबी परस्यू करना। हो सकता है आपको लगे कि हम इस काम को अच्छा कर सकते हैं तो उस काम को करना। तो सरकार का ये कहना है कि हम किसी भी अपने व्यक्ति को जीवन भर एक काम के लिए नहीं रख सकते। इससे क्या होता है, वो जो व्यक्ति है वो एक तरह से लेथार्जिक हो जाता है, लेजी हो जाता है, और वो अपने काम से मन लगा के काम नहीं करता, और उसमें कुछ नयापन नहीं होता। जैसे प्राइवेट में होता है, लोग हर 2-3 साल में कंपनी चेंज करते हैं, नया नया काम करते हैं, तो वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो सरकार जो प्राइवेट सेगमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, उससे कम्पीट करने के लिए सरकार ने ये लाई। ये सरकार का पक्ष। और ध्यान रखिए, आप लोग एस्पिरेंट है, करनी आपको सरकारी नौकरी है, सरकार कभी भी कितना भी बुरा कोई काम कर दे, आपको उस काम में अच्छा ही लिखना है, एग्जाम में, इंटरव्यू में अच्छा ही बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना सरकार के पास है, पगार सरकार से लेनी है। तो कोई एग्जामिनर ये पसंद नहीं करता कि ये जो बच्चा है इसके पास एंटी गवर्नमेंट व्यूज हैं या एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स हैं, ऐसे लोगों को नौकरी में नहीं रखा जाता। तो जैसे है तो गलत चीज ये, भाई कोई फिक्स पेमेंट में जा रहा था और आपने उसको फिक्स टेन्योर में जा रहा था और आपने उसका टेन्योर कम कर दिया। लेकिन इसमें भी हमें अच्छी बात ये बतानी है कि इससे सरकार चाह रही कि एक आदमी एक ही जैसे काम में न अटका रहे, और दूसरा उसकी जो और कैपेबिलिटीज है, उसकी जो और मतलब जिसे कहते हैं हम, अगर कहीं और उसका यूज कर सकते हैं तो उसके पास भी ऐसा बंधन नहीं रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बार सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, फिर उनका मन रहता है कि उसको छोड़ दे, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में छोड़ नहीं पाते कि चलो यहाँ पे सैलरी अच्छी है, टेन्योर अच्छा है, सिक्योरिटी है, सोशल बेनिफिट्स हैं। इसलिए तो सरकार का कहना है कि भैया दुनिया भर में ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, दुनिया भर की कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इसको पहले, बहुत पहले से अपना रही है। और अब वर्क कल्चर ऐसी डिमांड कर रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नए नए काम आ रहे हैं। जैसे आज मैं आपको जूम में पढ़ा रहा हूँ, पेन टाइप का उपयोग कर रहा हूँ। कोविड के पहले हमने सोचा नहीं था कि हम जूम में कभी मिलेंगे या बात करेंगे, है ना, या फिर मैं पेन टाइप का उपयोग करूँ। लेकिन भाई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि एक आदमी को एक ही काम के लिए जीवन भर क्यों रगड़े। अगर 5 साल 8 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, तो हम क्यों ना लोगों को चेंज कर दें, या लोग भी अपनी हॉबी के हिसाब से क्यों ना अपनी जॉब चेंज कर दें। ये सरकार का कहना है, क्योंकि नई नई तरह की नौकरियां या एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं। दूसरा सरकार का ये कहना है कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पे साल के कुछ महीने अच्छा काम रहता है, बाकी महीने काम ही नहीं रहता, तो हम बाकी महीने उनको पेमेंट क्यों दे, इससे अच्छा बाकी महीने उस रिसोर्स का कहीं और यूज कर लें। तो ये भी अच्छा। सरकार का तीसरी बात ये कहना है कि हमारी जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से जो बीच का बिचौलिया या मिडिल मैन है, जो वेंडर जिसको मैं कह रहा था, ये हट जाएगा। तो मान लीजिए मैंने सरकार ने किसी काम का 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए फिक्स की सैलरी, वेंडर ने राम को
दिए सिर्फ 50,000 रुपए, और 50,000 खुद की जेब में रख लिए, 50,000 खुद की जेब में रख लिए, तो बीच में बिचौलिया खा रहा है। तो सरकार ने बोला, हमने मिडिल मैन को हटाया, इससे हम जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो सीधे उस राम को, श्याम को, कबीर, सोहन को मिलेगी। ये भी सरकार का कहना है। अच्छा है। उससे सरकार ने ये देखा कि भैया अगर हम वेंडर से काम कराते हैं, मतलब सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से की तुलना हमें किससे की है, कॉन्ट्रैक्ट वाले काम से। परमानेंट के हिसाब से तो ये चीज कम ही है, कमतर ही है। एक स्थायी नौकरी, एक परमानेंट जॉब बहुत कई गुना अच्छी है एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर अगर हमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को अच्छा दिखाना है तो हमें इससे जो कमजोर चीज है उससे तुलना करनी पड़ेगी ना, इसलिए सरकार ने जो तुलना की है वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब से की है। और फिर इसमें सरकार का कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हम देखते हैं कि हम तो पेमेंट कर देते हैं, जो बीच का वेंडर है उस समय में पैसा नहीं देता, या उनकी सैलरी मिलने में लेट हो जाता है, तो इससे डिले ऑफ पेमेंट जो होता है वो भी बचेगा, सीधे हम उसको सैलरी दिया करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन आखिरी में कही दी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है ये इसका एक तरह का अल्टरनेटिव या एक तरह का जिसे कहते हैं विकल्प के रूप में आएगा। तो ये सरकार का कहना है, ये सरकार का पक्ष है। ठीक है, ये इस चीज की एट्रीब्यूट्स है, अच्छी बातें हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की। अब क्या खराब बातें हैं समझ में आ गया होगा, इसमें गलत क्या है। गलत ये है कि भैया जो जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी उसको तो एक तरह से उस पर झटका लग गया ना। आज अगर आपको एग्जाम निकले, आपको मान चले 8 साल बाद की ये आपने आईएएस बने थे या फिर आप कोई और बने थे, सरकार बोल रही है कि बस 10 साल की आईएएस की नौकरी करिए उसके बाद चलिए घर जाइए, तो आपको झटका लग जाएगा, अरे ये क्या, हमने पढ़ाई की, हमने अच्छी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, या हमने जीवन के 4 साल तैयारी में लगा दिया, उसके बाद सरकार ऐसा कह रही। तो जॉब सिक्योरिटी को तो थ्रेट है ये। दूसरा, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप हर व्यक्ति से अलग अलग एग्रीमेंट करोगे। सर जैसे नगर निगम ने बोला 50 इंजीनियर हमको चाहिए, तो अब 50 इंजीनियर सबके सब तो 5 साल के लिए होगी नहीं। कोई उसमें आईटी इंजीनियर होगा, उसको आप बोलेंगे हमें आप 10 साल के लिए चाहिए। कोई उसमें होगा मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपने उससे बोला कि हमें आप 8 साल के लिए चाहिए या 6 साल के लिए चाहिए। तो हर के साथ आप इन्फो अलग अलग एग्रीमेंट साइन करेंगे, फिर उसका पालन कैसे कराएंगे, फिर कब उसको निकालेंगे, कब उसको रखेंगे, बड़ी दिक्कत है। अभी ये नई चीज, नया कॉन्सेप्ट है, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसका ये कहना है। एक तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, कॉस्ट कटिंग हमें करना है, हमें अपने पैसे बचाने, हमें अपने पैसे बचाने। एक सरकारी एम्प्लॉय की शुरुआत 30,000 से होती है और रिटायरमेंट तक उसकी सैलरी 4 लाख रुपए हो जाती है। अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी कह दिया है कि उनकी सैलरी बड़ी कम है, इससे ज्यादा तो टीचर बचा लेता है। ये शायद 10-20 दिन पहले की बात है। तो सरकार को लगता है कि भाई इतना पैसा क्यों मतलब खर्च करें, इससे अच्छा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का ही हिस्सा डाल दें। इसको कभी लिखना नहीं है, समझने वाले की बात में कर रहा हूँ, है ना। सरकार की कहीं बुराई नहीं करनी, कभी नहीं करनी। कितना भी सवाल पूछे, क्रिटिकली एनालाइज, सरकार की बुराई करो फिर भी बुराई नहीं करेंगे। मतलब आपका दिल ऐसा होना चाहिए कि सरकार की बुराई निकलती ही नहीं है। ठीक है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, क्या बवाल है, क्यों उठाई ये चीज, बता दीजिए। यस सर। अच्छा, अगली न्यूज में हम चल रहे हैं, इसका नाम है कमर्शियल कोल माइनिंग। कोयला काला होता है, सबको पता है ना। कोल, इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। अच्छा, कोई बताए मुझे व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं, किसी को पता है। कॉटन, वेरी गुड सरगम, कॉटन को कहते हैं सफेद सोना। क्या है ये, क्यों न्यूज में आ गया, कोई कमर्शियल कोल माइनिंग। भाई कोयले को तो हम माइन कर ही रहे थे, माइन्स उतनी खदान से निकाल ही रहे थे। कमर्शियल मतलब हम जो कोयला निकाल रहे उसको बेच रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए कमर्शियल है। तो ये कहाँ से आ गया, क्या हुआ ऐसा। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखने के लिए। और गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें सारी फिल्म कोयले को लेकर ही है। असल में क्या हुआ था, 1973 के पहले तक जो हमारे देश में कोयला था, आपको जानकर पता होगा कि जो छोटा नागपुर की बेल्ट है, इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश का जो वो हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जिसमें हम सिंगरौली, सीधी सिंगरौली पकड़ सकते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल के डिपॉजिट है। और मोटे तौर पे ये सारी बेल्ट छोटा नागपुर प्लेटू में आती है। और विनर जो है वो है झारखंड, झारखंड के पास कोयले के बहुत ज्यादा भंडार है।
1973 से पहले, ये वो वक्त है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 1973 के पहले हमारे देश में कोयला कोई भी निकाल सकता था, कोई भी बेच सकता था, मतलब कोई भी निकाले कोई भी बेचे। कोयले की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, तब गैस सिलेंडर नहीं आए हुए थे, तब घर में सिगड़ी जलती थी और कोयले से ही खाना बनता था। ठीक है, कोयले का उपयोग आज अगर हम देखें तो हमारे देश में कोयले के दो उपयोग है मेजर। एक तो है बिजली बनाने के लिए, और बिजली भी हम कैसे बनाते हैं, थर्मल से। और एक है कुकिंग कोल, कुकिंग कोल खाना बनाने के लिए, है ना। और इसमें बिजली आज भी सबसे ज्यादा जो हमारे देश में बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो थर्मल से ही बनती है। मतलब हम कोयले को जलाते हैं, उससे जो भाप बनती है, स्टीम बनती है, उससे टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। तो 1973 से पहले तक कोयला कोई भी निकाले कोई भी बेचे, जरूरत सबको थी, लेकिन कौन निकाले। ठीक है, उस समय ऐसा भी नहीं था कि बड़ी बड़ी जेसीबी आ गई होंगी, तो वो सब हाथ से ही कोयला खुदता था। लेकिन 1973 में एक ऐतिहासिक काम हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ला दिया। मतलब इस देश में जितनी भी कोयला है वो सरकार का है। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या बोला, इस देश में जितना भी कोयला है वो सरकार का है। मतलब इस देश का कोयला सिर्फ और सिर्फ सरकार निकाल सकती है और कोई नहीं। कोई भी प्राइवेट आदमी उससे कोयला नहीं निकालेगा। इसे कहते हैं कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल। बढ़िया। और इसके लिए एक संस्था बनाएगी, उसका नाम था कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। और हमारे देश का, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, 83%, 83% जो कोयला है वो कोल इंडिया लिमिटेड ही निकालती है। ये एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, और मोर देन 83% कोयला यही निकालती है। और ये तभी बनी थी, सरकार ने बोला सरकारी हो गया सारा कोयला, सरकार कोयला निकालेगी तो कैसे निकालेगी, कोल इंडिया लिमिटेड बना दिया। ठीक है, अच्छा, जब ये सब हो गया तो कोल इंडिया लिमिटेड निकाल ली थी कोयला। अब क्या हुआ, कोल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्टील कोयले से बनता है। ठीक है, स्टील, और स्टील का उपयोग तो आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पुल बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, मैंने स्टील का काम होगा ही नहीं। यहाँ तक कि आपके बर्तन भी स्टेनलेस स्टील के आते हैं, तो स्टील तो हमें चाहिए ही। अब कोयला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया है, और सब कोल इंडिया लिमिटेड ही कर रहा था, बहुत सारी कंपनियां स्टील बनाने में उतर गई। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे देश की सारा स्टील सरकार ही बना रही थी, तो स्टील जो बना रही थी बहुत सारी थी प्राइवेट कंपनियां। स्टील बनाने में बहुत सारी आ गई प्राइवेट कंपनियां, जैसे आपने सुनी हुई टाटा स्टील। टाटा स्टील, टाटा क्या है, सरकारी की प्राइवेट, प्राइवेट है, स्टील बना रहा है, उसको चाहिए कोयला। अब ऐसा तो नहीं कि रोज जाएगा टाटा स्टील वाला CIL के ऑफिस में, बोलेगा साहब कोयला बांध दो 1 किलो 2 किलो, क्योंकि इनको तो टनों में कोयला लग रहा है। और टाटा का जो जमशेदपुर है, टाटा नगर है, यहाँ पे तो ये बसें ही इसलिए थे, ये उधर बसें भी थी इसलिए कि वहां पे कोयला निकल रहा था। तो सरकार ने बोला कि भाई जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्टील का काम कर रही है, जो भी और काम कर रही है, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको कोयला चाहिए फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। वो उस कोयले से कुछ और बना रही है, वो कोयले को निकाल सकती है। अभी 1973 के एक्ट में क्या था कि सरकार कोयला सिर्फ सरकार निकालेगी, लेकिन फिर ये वो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी सरकार के पास पहुंची कि यार कब तक हम CIL के पास जाएंगे और कोल मांगते रहेंगे, हमें लेट हो जाता है, 20 ट्रक 30 ट्रक 40 ट्रक कोयला लेने के लिए 3 3 दिन लेट हो जाता है। तो यार ऐसा नहीं चलेगा सर। और सरकार को समझ में आया कि यार अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, उसका नाम था, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना सब सब इम्पोर्टेंट है। सरकार ने एक कॉन्सेप्ट निकाला और उस शब्द का नाम रखा कैप्टिव माइनिंग। कैप्टिव माइनिंग, इस शब्द का अर्थ यह है कि जैसे टाटा स्टील को स्टील बनाने के लिए कोयला चाहिए, तो टाटा ने कुछ खदानें खरीद ली, कुछ कोयले की माइन खरीदना मतलब ऐसा नहीं कि जीवन भर मिली रहेगी, इसको लीज में लिया जाता है। ऑक्शन होता है, सरकार बोली बोली निकलवाती है, ऑक्शन होता है, टेंडर होता है, फिर मालूम चलता है कि ये खदान इसके पास है 5 साल के लिए, ये खदान इसके पास है 4 साल के लिए। तो सरकार ने बोला जो प्राइवेट कंपनी कोयले का उपयोग कर रही है कुछ चीज बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कोयले की खदान को लीज में ले सकती है, प्राइवेट कंपनी की बात है। और लीज में लेने के बाद उस खदान से कोयला निकाल सकती है, उस खदान से कोयला निकालेंगी, और जो वो कोयला निकालेंगी वो कोयला सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग के लिए लेंगी, वो कोयला कहीं बेच नहीं सकती।
मतलब सरकार ने बोला कैप्टिव माइनिंग के अंतर्गत कि हर वो प्राइवेट कंपनी जिसको कोयले की जरूरत है और उस कोयले का उपयोग करके वो कोई चीज बना रही है, तो वो कोयले की खदान ले सकती है लीज में, लेकिन उस खदान से निकलने वाला कोयला सिर्फ और सिर्फ वही उपयोग करे अपने काम के लिए, उसको बेच नहीं सकती। और ये जो माइनिंग है इसे कहा गया कैप्टिव माइनिंग, मतलब खदान से कोयला निकल रहा है लेकिन ये कोयला सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत यानी उस कंपनी में ही यूज होगा, कहीं बाहर बिकेगा नहीं, इसे कहा गया कैप्टिव माइनिंग। तो हमारे देश में कोयला सरकार की संपत्ति है, और लेकिन सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है कि आप अपने सिर्फ उपयोग के लिए, अपनी कंपनी के उपयोग के लिए आप माइनिंग से कोयला निकाल सकते हैं। ये चल रहा था कैप्टिव माइनिंग। लेकिन इससे ये हो रहा था कि अभी भी हमारा जो कोल सेक्टर है, यानी कोयला तो हमारे पास बहुत सारा, यहाँ पे लिखा है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व कोयले का भारत में है। बहुत सारे कोयला है मेरे पास, अभी तो बहुत सारा अनटैप्ड है, इसको हमने निकाला ही नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि हम कोयला दुनिया में दूसरे नंबर के लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोयला खरीदने में, मतलब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व मेरे पास है, फिर भी हम दुनिया में कोयला खरीदने में दूसरे नंबर पे आते हैं। पहली चीज तो हमारे पास जो कोयला मिलता है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं, क्योंकि कोयला अच्छा वो होता है जो जलने पे धुआं कम दे और आग जला दे, यानी उसमें ऐश कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत का जो कोयला है ना इसमें ऐश कंटेंट यानी इसमें राख ज्यादा है, ये धुआं ज्यादा देता है और जलता कम है। तो हम दुनिया भर से कोयला मंगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपनी से इतनी सारी कोयला तो चाहिए, हम थर्मल पावर के लिए भी कोयला यूज कर रहे हैं। तो सरकार ने इस बार क्या किया, अभी क्या किया सरकार ने बोला कि ये जो कैप्टिव माइनिंग की शर्त थी ना इसको हम रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब अब ये नहीं कि टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं जो कोयले का उपयोग करके कुछ बनाती है वही बस ये माइनिंग ले सकती, नहीं, कोई भी व्यक्ति कोयले की खदान को ले सकता है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर ले सकता है। मतलब कैप्टिव माइनिंग को सरकार ने रिलैक्स कर दिया, कोई भी ले सकता है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि यार हम इतना सारा कोयला खरीदते हैं हर साल और इसके चक्कर में लगभग हम 1 लाख करोड़ रुपए हर बार दे देते हैं दुनिया भर की सरकारों को या देश को। तो जब हमारे पास दुनिया का 5वां बड़ा रिजर्व है तो हम उन्हीं रिजर्व में काम क्यों नहीं करते, हम कोयला खुद क्यों नहीं निकालते। तो ये हुआ कि कोल इंडिया लिमिटेड कितना निकालेगी भाई अकेली कंपनी, तो कोल इंडिया का सहयोग देने के लिए सरकार ने सबके लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया कि मान लो जैसे मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सरकार के पास गया कि भैया मुझे ये सिंगरौली की ये खदान चाहिए, ना मेरी कोई फैक्ट्री है ना मैं स्टील बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैंने सरकार से बोला कि मुझे खदान चाहिए और इस खदान से मैं कोयला निकाल के बेचूंगा और कुछ पैसा मैं आपको भी दूंगा। सरकार ने बोला ठीक है ओके। तो अभी ये न्यूज में इसलिए आया कि सरकार ने कैप्टिव माइनिंग की शर्त को रिलैक्स कर दिया है और इस कोई भी व्यक्ति विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, जिसके पास कोयला निकालने का पहले का अनुभव भी ना हो, वो भी कोयले की खदान ले सकता है और उसमें उसका सहयोग करेगी CIL कोल इंडिया लिमिटेड, उसको एक्सपर्टीज देगी, उसको जो भी लगेगी मदद लगेगी कि भाई कोयला कैसे निकाले क्या निकाले वो सब CIL उसको करवा देगी। इसलिए ये था न्यूज में। क्लियर हुई बात? अभी तक जो मैंने बोला वो क्लियर हो, बता दीजिए। Yes, sir. अब सवाल ये है कि ये जो मिनरल्स है, खनिज, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। असल में एक समझौता हुआ है कि जमीन के अंदर से, जैसे मान लीजिए भारत है, यहाँ पे लिखा है देखिए, भारत में जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से कोई चीज निकली, जैसे हम देख रहे हैं कि छतरपुर में एक जगह है बकसवाहा, वहां पे हीरे की बहुत बड़ी खदान मिली है। अब वो हीरे की खदान मध्य प्रदेश सरकार जिसको चाहे उसको दे निकालने के लिए, जंगल कटवाए नहीं कटवाए, सरकार का ये किसका मसला है, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो मिनरल्स जो है वो किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं, मतलब राज्य सरकार तय करती है कि हमें कहाँ से खुदाई करनी है, किसको नीलामी देनी है, क्या करना है, ठीक है। और जो सी के अंदर यानी समंदर के अंदर जो मिनरल्स मिलेंगे वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। मालूम चला कि गोवा के बगल में जो समंदर है, क्योंकि समंदर में भी हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, वहां के कुछ भी मिलता है तो वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का एकाधिकार होता है, लेकिन जमीन के अंदर कोई चीज मिलती है तो राज्य के अंदर एकाधिकार होता है।
लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉ है, इसमें भी कुछ पेंच है। अब जो मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मेजर मिनरल, एक होते हैं माइनर मिनरल। यानी एक होते हैं बड़े खनिज, एक होते हैं छोटे खनिज। तो जैसे रेत हो गई, बजरी हो गई, ये सब, इन सबको माइनर मिनरल्स में रखते हैं, माइनर में, क्योंकि इनका इनका जो शेप है वो छोटा सा है। लेकिन जैसे हीरा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब बड़े खनिज है, मेजर मिनरल्स में आते हैं। तो सरकार ने 1957 में एक एक्ट निकाला था। इस एक्ट को देखिए, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDR एक्ट 1957। इसको आपको ध्यान रखना है कि मिनरल से जुड़ा हुआ जो एक्ट है वो 1957 में आया। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो ये मेजर मिनरल्स है, मेजर बड़े बड़े, जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, हीरा हो गया, इसका मालिक कौन रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। और जो छोटे मिनरल्स है, रेत है, चूना है, बजरी है, गिट्टी है, इसका मालिक राज्य सरकार रहेगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि जमीन के अंदर से जो कुछ भी निकला वो राज्य का है। मान लीजिए कर्नाटका में कोई चीज निकला या MP में कोई चीज निकला, तो वो तो MP सरकार का है। तो यहाँ केंद्र सरकार क्या करने बैठ गई? तो यहाँ पे जो मेजर मिनरल्स हैं या बड़े मिनरल्स हैं, उन पर जो भी कानून बनाना है, जो भी लॉ बनाना है, वो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप मध्य प्रदेश में कुछ चीज निकला, पैसा मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में कोई चीज निकला और वो मेजर मिनरल में है, जैसे मान लीजिए कोयला है या हीरा है, तो उस कोयला और हीरा के लिए जो नियम बनाना होगा कि भाई कौन व्यक्ति ले सकता है, क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या एग्रीमेंट्स होंगे, कितना परसेंटेज हमें वापस चाहिए, ऐसा रॉयल्टी या ऐसा टैक्स, ये तय करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जो मेजर मिनरल्स हैं, उनके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। और जो छोटे हैं, माइनर मिनरल्स हैं, उनके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। लेकिन ध्यान रहे, जिस शहर, जिस राज्य में जो भी खनिज निकला, चाहे बड़ा या छोटा, उसका पैसा राज्य सरकार ही रखता है। केंद्र सरकार इसमें पैसा नहीं मांगता, लेकिन नियम वो खुद बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं कोयले की, और कोयला जो है वो आता है मेजर में, कोयला आता है बड़े में। मतलब कोयले से जुड़ा हुआ कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने 1957 में भी कानून बनाया था, और उस कानून में ये था कि भैया किस कौन खरीद, देखिए 1973 में कोयले को नेशनलाइज किया गया। लेकिन सिर्फ कोयला ही खनिज नहीं है इकलौता, खनिज तो बहुत सारे हैं ना, मिनरल्स बहुत सारे हैं। तो 1957 में कानून बना था कि किस किस मिनरल के साथ क्या क्या किया जाएगा और कौन कौन निकालेगा। 1973 में कोयले को नेशनलाइज कर दिया गया। फिर कैप्टिव माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, ये मैंने आपको समझा दिया। अभी 2021 में जो नया कानून ये आया है कि भैया कोयले की खदान कोई भी ले सकता है, बस ये है कि उस खदान से निकलने वाला कोयला वो बेचेगा और उसमें भी हमको वो पैसा देगा। किसको पैसा देगा? राज्य सरकार को। पैसा तो राज्य सरकार को मिलेगा, लेकिन कोई भी ले सकता है। पहले ये था कि भाई वही ले सकता है जिसके पास कोयले का उपयोग करेगा और कुछ नया चीज बनाएगा। अब तो कोई भी ऐरा गैरा कोई भी व्यक्ति, कल को मुकेश अंबानी जाके ले ले खदान, भले मुकेश अंबानी कोयले से कुछ नहीं बनाता हो, लेकिन ले सकता है। सरकार ने अभी ये नया चेंजेस किया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इसके बाद की कहानी अपन कल करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे समय लगेगा जरूर, क्योंकि अब इसमें समझाया जाऊँ तो अच्छे से समझा दूंगा। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले।